बिगड़ चुका है मध्य प्रदेश में जुगलबंदियों का गणित। टूट चुकी है शिव मेनन की जोड़ी। मध्य प्रदेश की जमीन पर फिलहाल तो खत्म हो चुकी है दोनों की केमिस्ट्री। अभी कल ही की तो बात थी जब बीजेपी के एक कार्यक्रम में मेनन रणनीति तैयार करवा रहे थे सरकार के प्रचार की, योजनाओं के बखान की। ऐसा शायद वो भी नहीं जानते थे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के पहले यकाएक मेनन की विदाई वाकई अचानक लिया हुआ फैसला तो नहीं हो सकती। ग्रामोदय से भारतोदय अभियान से ठीक पहले बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री अरविंद मेनन को दिल्ली भेजने के इस फैसले को भाजपा में एक बड़ा फेरबदल माना जा सकता है। साफ है कि अब मुख्यमंत्री के लिए भी नए प्रदेश संगठन महामंत्री से केमिस्ट्री बिठा पाना चुनौतीपूर्ण होगा। यूं तो सियासी गलियारों में पिछले कई दिनों से मेनन को हटाए जाने की अटकलें थी, लेकिन अचानक आए इस फैसले ने एक पल के लिए मध्य प्रदेश में भाजपा और शिवराज के होश जरूर उड़ा दिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों हुई मेनन की विदाई। अरविंद मेनन का मध्य प्रदेश की सियासत से करीब 13 साल पुराना नाता था। इस दौरान उनके मैनेजमेंट को तो सराहा गया, लेकिन संगठन विस्तार को लेकर वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। सूत्रों के मुताबिक मेनन ने अपने फैसलों में आरएसएस नेताओं को तवज्जो नहीं दी। प्रदेश संगठन के नेताओं को भी ज्यादा तरजीह न देने से उनके खिलाफ बगावत के सुर पनपने लगे। इन्हीं तमाम कारणों को मध्य प्रदेश से मेनन की रवानगी की प्रमुख वजह माना जा रहा है। कोई कम नहीं होता 13 साल पुराना जुड़ाव, वो भी उस वक्त जब भाजपा ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया हो। लेकिन मौजूदा वक्त में पार्टी के दिग्गजों की माने तो मेनन भले ही चले जाएं, लेकिन भाजपा जैसी पहले चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। उनका कहना है कोई व्यक्ति आधारित पार्टी थोड़ी ही है हमारी भाजपा। माननीय अरविंद मेनन जी हमारे संगठन महामंत्री रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये व्यक्ति आधारित संगठन नहीं है। व्यक्ति की भूमिका बदल जाने से संगठन के कार्यों पे, कार्यक्रमों पे कहीं कोई असर नहीं होता। अरविंद मेनन जी का हमारे यहाँ का जो उनका योगदान रहा वो महत्वपूर्ण है। आज उनको जो जिम्मेदारी दी है वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेनन की रवानगी को लेकर जहां भाजपा अपनी दलील दे रही है, तो कांग्रेस का इसे लेकर कुछ और ही मानना है। वो क्या है आप ही सुनिए और समझिए जरा। जी, ऐसा कहा जा रहा है कि अरविंद मेनन जी की शिकायतें भ्रष्टाचार और अन्य मामलों को लेकर मोहन भागवत जी तक हुई थी। हालांकि ये उनका आंतरिक मामला है, मगर वे ससम्मान नहीं बदनाम होकर यहाँ से विदा हो रहे हैं। ये तो रहे मेनन के तबादले के सियासी इफेक्ट। चलिए अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की मेनन से रुखसती के बाद भाजपा में किस तरह से मैनेजमेंट बदलेगा और बनेगा। मेनन की विदाई के बाद अब मध्य प्रदेश में संघ के नेताओं की पूछ परख बढ़ेगी। मेनन विरोधी खेमा जो अब तक हाशिए पर था उसे बल मिलेगा। अब तक कमजोर माने जाने वाले भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार चौहान का कद बढ़ेगा। वाकई मेनन की विदाई के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में संगठन और सत्ता की जुगलबंदी पर फर्क तो देखने को ही मिल सकता है, लेकिन अब संगठन की कमान जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर और संघ में 13 साल का तजुर्बा रखने वाले सुहास भगत को सौंपी गई है। तमाम विपदाओं के बीच मेनन की पूर्ति और अपनी मौजूदगी कैसे दर्ज कराते हैं सुहास, ये भी देखना खास होगा। भोपाल से IND 24 के लिए विवेक पटैया की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देने के पहले IND एजेंडा के पॉइंट पर एक सरसरी निगाह डालते हैं। क्या मेनन की मध्य प्रदेश से विदाई एक पूर्व नियोजित योजना के तहत हुई है? क्या प्रदेश संगठन में मेनन के बढ़ते हस्तक्षेप को भाजपा के नेता बचा नहीं सके? क्या वाकई भाजपा को मेनन के मैनेजमेंट की कमी खलेगी? क्या अरविंद मेनन के खाली स्थान को पूरा कर पाएंगे सुहास भगत? चर्चा में आपका स्वागत है। किसी भी संगठन का सत्ता के साथ तालमेल बैठाना बहुत ही मुश्किल और दुष्कर कार्य है। एक बड़ा ही झीना फासला होता है संगठन और सत्ता में। संगठन और सत्ता के बीच में सत्ता के साथ ज़्यादा जुड़ाव कहीं ना कहीं
सत्ता की मलाई खाने जैसे आरोपों के साथ सामने आता है या सत्ता में दखलंदाजी के साथ सामने आता है, वहीं संगठन सत्ता से दूरी या संगठन का पार्टी से जो एक बाहर का किनारा कहना चाहिए या संगठन से पार्टी की दूरी कहना चाहिए, वो कहीं ना कहीं संगठन की पार्टी के प्रति उदासीनता को व्यक्त करती है। दोनों ही स्थितियों में बड़ी दिक्कत है, ज्यादा जुड़े तो भी तकलीफ, कम जुड़े तो भी तकलीफ, और इन तकलीफों का सामना कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री मेनन साहब को करना पड़ा। सत्ता की नज़दीकियों के चलते सत्ता के गलियारों में अक्सर दिखाई देने वाले, ताक झाक करने वाले मेनन साहब को दिल्ली दरबार में हाजिरी देने का ऑर्डर मिल गया। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा आज की इस खास पेशकश में, और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश मीरचंदानी साहब, कांग्रेस से धनोपिया साहब हमारे साथ हैं प्रवक्ता, और राघवेंद्र सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। समझेंगे इस फेरबदल को राजनीति और पत्रकारिता के इन महारथियों के नज़रिए से। मैं सीधा सवाल इस बार राघवेंद्र साहब से करूंगा। राघवेंद्र साहब, परिवर्तन की बयार जो है वो निश्चित रूप से कांग्रेस में बहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो 13 साल का एक बड़ा लंबा सफर तय कर चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। एक जुगलबंदी जरूर टूटी है, लेकिन ये आपसी और एक आंतरिक मसला है। कहीं ना कहीं इस प्रकार के परिवर्तन संगठन में, कांग्रेस में अगर देखने को मिले तो ज़्यादा रोचक होगा। तो भारतीय जनता पार्टी में ये संगठन का जो बदलाव है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, और कांग्रेस में जो अभी संगठन में बड़ी हायतौबा के बाद एक जो ठहराव आया है उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि बीजेपी जो जिस तासीर की पार्टी है वो हमेशा राजनीति में शुचिता की बात करती है। भले ही उसके वो आसपास दिखे ना दिखे अलग बात है, लेकिन ये बातें ज़रूर होती है। जब पार्टी सरकार में हो तो शुचिता के मामले में थोड़े से छीटाकशी या दागदार होने की स्थितियां बनती हैं, और वो पिछले कुछ दिनों से संगठन के मामले में संगठन महामंत्री पर इस तरह के आरोप पार्टी के भीतर और बाहर से लगते रहे। लेकिन जब पार्टी सरकार में होती है तो इस तरह के आरोप कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता नहीं कि इन आरोपों के चलते उनको यहाँ से भेजा गया होगा। ये पार्टी ने एक जो उनका होता है, जिसे कहते हैं रेगुलर प्रोसेस है, एक रेगुलर प्रैक्टिस है कि वो अपने संगठन के लोगों को यहाँ से वहाँ भेजते हैं अलग अलग दायित्वों में, तो वो हो सकता है। लेकिन जो मैं समझता हूँ एक पत्रकार के नाते, वो ये है कि बीजेपी में संगठन महामंत्री का मतलब होता है कि कार्यकर्ताओं की बातों को सुनना, कार्यकर्ताओं की दिक्कतों को समझना, और उन दिक्कतों को समझकर एक पार्टी मर्यादा के भीतर रहकर सरकार से करवाना। इस काम में मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ पिछले दिनों दिख रही थी, चाहे वो टिकटों का वितरण हो, चाहे वो लाल बत्तियों का वितरण हो, या आप ये मान लें कि कार्यकर्ताओं में संगठन के पदों को लेकर जो मारामारी मची, उसको लेकर मेनन जी पर कुछ इस तरह के आरोप लगे कि वो संगठन मंत्री की भूमिका के बजाय सरकार के प्रवक्ता की हैसियत से ज़्यादा काम करने लगे थे, और उसमें उन्होंने संगठन और सरकार की पसंद के अलावा एक निजी पसंद को भी तरजीह दी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब बात विस्तार से होगी तो मैं बताऊंगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के भीतर संगठन मंत्री को लेकर जो एक विश्वास होता है कि संगठन मंत्री यानी हमारा आदमी, जिससे हम अपनी हर अच्छी बुरी बात कह सकते हैं, दुख तकलीफ बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि साहब यहाँ हमारे घाव लगे हैं और हमको इनसे मलहम पट्टी करवानी है। जब ये बात संगठन मंत्री से कोई ना कह पाए या संगठन मंत्री इसको तरजीह ना दे, तब सवाल उठते हैं, और उन सवालों के घेरे में पिछले कुछ दिनों से संगठन महामंत्री थे। मुझे लगता है कि संगठन में कार्यकर्ताओं का जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं टूटने लगा था, क्योंकि संगठन मंत्री वादे बहुत करते थे, लोगों से कहते थे कि हाँ ये मैं करवा दूंगा, ऐसा हम करेंगे, आप चिंता नहीं करो। लेकिन बहुत दिन तक आप किसी को चॉकलेट लॉलीपॉप नहीं दे सकते हैं, तो सब्र का बांध कहीं ना कहीं टूटा। बात संघ तक गई, दिल्ली तक, दरबार तक पहुंची, और उनके बदलने की कवायद शुरू हुई। ये उसी का नतीजा है जो कई महीनों से चल रही थी, उसका परिणाम हमको कल देखने को मिला, ऐसा मैं सोचता हूँ। निश्चित रूप से प्रतिक्रिया ले लेता हूं प्रकाश जी आपसे कि ये संगठन का सत्ता से ज्यादा नजदीकी का साइड इफेक्ट है, रूटीन प्रोसेस है क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं मेनन जी शिवराज जी के साथ एक अच्छी खासी जुगलबंदी के लिए जाने जाते थे। जीत के जितने भी मापदंड और जो भी आयाम स्थापित किए उनमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद उन्हें जो जवाबदेही भी दी गई वो बड़ा राष्ट्रीय प्रकल्पों का कुछ उनको काम दिया गया। अगर इसके बाद उनको जवाबदेही उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण उसकी दी जाती तो समझ में आता कि प्रमोशन हुआ है। तो कहीं कहीं जवाबदेही भी बहुत अच्छी नहीं दी गई। तो क्या ये जो राघवेंद्र साहब ने कहा कि कुछ एक ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई थी जिसमें उनके ऊपर कुछ छींटे आए थे आरोपों के, ये उसकी परिणति है?
नहीं, देखिए ऐसा है नवीन जी, मैं माननीय राघवेंद्र जी की आधी बात से तो सहमत हूँ जो आपके मतलब की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, इसके लिए। लेकिन आधी बात जो बाद में उन्होंने कही मैं उससे सहमत नहीं हूँ। देखिए हमारे यहाँ संगठन महामंत्री का एक पद होता है जो लगातार संगठन में सारे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद रखते हुए और काम को अंजाम देता है, और पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता होते हैं वो एक जस्ट लाइक संगठन महामंत्री पेरेंट्स के रूप में, पालक के रूप में उनका काम करते हैं, और वो स्वाभाविक है और अच्छा काम करते हैं। चूंकि अरविंद मेनन जी से पहले भी बहुत सारे संगठन मंत्रियों को अलग अलग दायित्वों का काम दिया गया और उन्होंने अलग अलग दायित्वों का निर्वहन किया। उसमें आपने ताज़ा अभी देखा होगा, माननीय कप्तान सिंह सोलंकी जी भी थे, माखन सिंह जी भी थे, भगवत माथुर भी थे, विजय शर्मा जी भी थे, कृष्ण मुरारी मोघे जी भी थे, मेघराज जैन भी थे। नहीं, ये लेकिन सारे नेता रहे हैं संगठन में। निवास में इतनी सारी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए परिक्रमाएं, भारतीय जनता पार्टी की पहली बार लगातार इतने लंबे समय तक सरकार चली है। इसलिए उसके थोड़ा- पहले हमारी 90 में सरकार इसलिए थोड़ा थी। याराना ज्यादा हो। नहीं, 90 में हमारी सरकार थी ऐसा अपने को लग रहा है। 90 में भी हमारी सरकार थी तो 2.5 साल के कार्यकाल में हमको हटा दिया गया। कृष्ण मुरारी मोघे जी उस समय संगठन महामंत्री हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें, चूंकि ये 12-13 साल का लगातार लंबा अंतराल आप सबने, मीडिया ने और सारे पत्रकार साथियों ने, सबने, कार्यकर्ताओं ने देखा है। सत्ता को चलाना और लंबे समय तक, मैं एक इसमें छोटी सी एक बात याद आती है कि शिखर पर पहुंचना तो आसान है और शिखर पर ठहर कर और लगातार काम को अंजाम देना ये बहुत मुश्किल होता है। ये माननीय मेनन जी ने और माननीय शिवराज जी ने जो लगातार ये लंबा एक सफर तय किया है, ये उसकी परिणति है। निश्चित रूप से परिवार में सारे लोग संतुष्ट नहीं होते, बातें होती हैं, तमाम राजी नाराजगी भी होती है उन सबके बीच में, लेकिन उन सब के कारण से अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेनन जी को कोई कार्यमुक्त किया गया तो ये गलत बात है। मेनन जी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 20 जो आपको लग रहा है कि प्रकल्प, चूंकि आपने भी वो प्रकल्पों का काम नहीं देखा है, प्रकल्पों के प्रभारी पूरे देश में जो 20 प्रकल्प भारतीय जनता पार्टी अभी नया कॉन्सेप्ट लेके आई है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। और निश्चित रूप से अगर कोई महत्वपूर्ण काम होता है तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को ही ये काम दिया जाता है। ये कह देना कि इसके कारण से या किसी शिकवे शिकायत के कारण से, ये भारतीय जनता पार्टी में ये चीजें ही नहीं है। जितनी भी बातें हैं सब मिथ्या बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं। मेनन जी को महत्वपूर्ण काम दिया गया है, बड़ा काम दिया गया है, उनकी वहां आवश्यकता है, इस नाते से उनको वो काम दिया है। जी, आपकी बात पर भी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी का मामला आंतरिक हो या बाहरी, फर्क तो इस प्रदेश की राजनीति में पड़ता ही है। मेनन जी को कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो भी लोग हैं जिनको आप बागी करार देते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में मिलाने में एक उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी हमेशा। तो आपको क्या लगता है, अब एक ये जो कहीं ना कहीं जो आपके यहाँ से टूट फूट होती थी, अब वो नहीं होगी? ले जाते थे वो, जितने भी लोगों को ले गए, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो कांग्रेस को एक छोटी सी तो राहत इस बहाने से हो ही सकती है कि अब कोई जोड़ तोड़ की बात नहीं होगी, या अब जो रह गए हैं वो पक्के हैं कांग्रेस में। धनोपिया साहब, आप जैसे। नहीं नवीन जी, देखिए अभी आपने खुद कहा है कि आंतरिक मामला भाजपा का, लेकिन निश्चित रूप से अरविंद मेनन जी जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बदनाम व्यक्ति के रूप में प्रख्यात हो गए थे, उनको हर व्यक्ति जानता था। भ्रष्टाचार के मामले में, दूसरे और भी चारित्रिक मामलों में, संपत्ति के मामले में बहुत सी बातें थी। लेकिन मैं इन सबसे ज़्यादा घट के एक बात सोच रहा हूँ कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले, बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन पहले ही एक बड़े प्रमुख समाचार पत्र में पढ़ा था कि नरेंद्र मोदी जी अमित शाह के साथ दिखाया गया था कि अब भाजपा के चुनिंदा बड़े जो लोग हैं उनको कमज़ोर करने की रणनीति अपनाएंगे। और शायद यही है कि अब जो लग रहा है साफ है, संघर्ष के बाद शिवराज जी का जाना तय है। शिवराज जी के सबसे खास व्यक्ति को यहाँ से हटाया इसीलिए गया है कि शिवराज जी कमजोर हो जाएं या राजनीति उठा पटक आए, और संघर्ष के बाद शिवराज सिंह चौहान का जाना तय है। इस बात के लक्षण इस बात से दिख रहे हैं। और जहाँ तक अरविंद मेनन जी का जो व्यक्तिगत है, तो आप भी बोल चुके, उनकी तो कहानी किससे तय निकलेंगे। अगर आप कहेंगे मैं दस्तावेज दूंगा, भ्रष्टाचार की कहानी इतनी लंबी है, शायद 5 घंटे तो क्या 10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए व्यक्ति कैसे थे, क्या थे, मुझे कोई मतलब नहीं है, गए उससे कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस को पहले भी कोई मतलब नहीं था, आज भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश की राजनीति में अब एक दखल दिख रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है। तो ये मतलब अगर आपकी बात को मैं गंभीरता से ले भी लूं तो इनकी विदाई, शिवराज सिंह जी की विदाई से आप खुश हैं, भले बीजेपी की ना हो? निश्चित से 18 में हो जाएगी, इससे 100% हो जाएगी। अभी शिवराज सिंह चौहान के जाने दीजिए, इसके बाद इनके जो जूतों में खीर बटेगी वो आप देख लेना क्या हालत होगी। लोग लड़ेंगे किस तरह से वो होगा, और सरकार इनकी गिरेगी तो नहीं, लेकिन निश्चित से 18 में मतलब ये बिल्कुल तय है कि जो भी बीजेपी का होना है धनोपिया साहब, वो बीजेपी के खुद के कर्मों से होना है।
कुकर में तो अब ये भुगतेंगे। इसमें कांग्रेस क्या करेगी? अरविंद मेनन जैसे भ्रष्ट व्यक्ति का मध्य प्रदेश से जाने में कांग्रेस को क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, कांग्रेस गए को- गए ठीक है, जाए। कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब कांग्रेस इंतजार में बैठी है कि ऐसा ही कुछ हो तो ये शिवराज जी भी जाएंगे, शिवराज जी भी फिर कुछ हो- जाएंगे, चुनाव फिर भी कुछ होंगे, हो तो वो 2018 में भाजपा भी जाएगी। वॉक ऑफ- ये सारी वॉक- बात वॉक बैकवर्ड ओवर वाली दे बात दे। नहीं है। ये देखिए आप लक्षण दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा ना कि मेरे पास में दस्तावेज हैं, अमित शाह जी ने कहा है और उस बात को कहा गया है कि अब जो लोग भी इस तरह दिख रहे हैं जो खतरा हो सकते हैं वो सब जाएंगे, और शिवराज सिंह की शुरुआत होने की पहली कड़ी अरविंद मेनन। अगर आपकी बात को मान भी लें तो ये तो मतलब एक तरीके से मानना चाहिए, रिफॉर्म करने वाली बात है ना। रिफॉर्म नहीं भारतीय जनता पार्टी है, आप रिफॉर्म जो भी- नहीं है, रिफॉर्म नहीं है। भाजपा में तो सिर्फ अमित सिर्फ शाह साहब जैसे ने मध्य प्रदेश में शिवराज धनोपिया सिंह जी को चौहान, टेलीफोन करके जैसे बताया कि मध्य मैं प्रदेश रिफॉर्म में लाने वाला हूं, शिवराज रिफॉर्म सिंह करने चौहान वाला हूं। अकेले व्यक्ति हैं, सबको खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसे ही वो नरेंद्र मोदी अमित शाह बैठे हैं, वो सबको खत्म कर देना चाहते हैं। अब इनके यहाँ पर जितना भी मलाई वाला काम था सब हो चुका है, अब इनका डाउनफॉल ही आ रहा है। कांग्रेस कब जाएगी? जब कोई नहीं बचेगा तब कह के जाएगी मलाई बॉस। वाला फॉर्म, मलाई वाला काम यानी कांग्रेस का नहीं जो- सारे मतलब आपका जो आप अनुभव अरविंद है। बैनर्जी का देख लीजिए, आप किसी उच्च स्तरीय जांच करा लीजिए, हाईकोर्ट जैसे जांच करा लीजिए। 1500 करोड़ के आदमी है अरविंद मेनन, ये कहाँ का पीछे- कितना इन्वेस्टमेंट है, कितनी प्रॉपर्टी, कितनी संपत्ति तो है, आप लोग सो रहे कितने हो आपराधिक क्या? प्रकरण है, आप कल्पना नहीं कर आप सकते। सो क्यों अब रहे हैं? करेंगे, अब हो रहा है, दिखा रहे हैं, आप देखिए अरे सही। आप तो खुद अभी वकील हैं। अभी देखिए, आप किस बात अरे का अभी इंतजार देखिए कर रहे हैं? सही, क्या? ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे अनर्गल निकलेंगे बातें कर इनके रहे हैं। कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कौओं लेकिन के भाई, कोसने से, ये बात तो ठीक कौओं बात के है। कोसने से कोई किसी का स्वर्गवास होता है क्या? अरे स्वर्गवास हो ना, भगवान ना करे आप स्वर्गवास लगे हो हो? उनका, हमने ये क्या आप स्वर्गवास हो कौओं उनका। जैसी कोसाकासी कर रहे हो। हमने क्या स्वर्गवास हो ताकि उनका। आपको कुछ हम तो ये मिले। चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का स्वर्गवास हो यहाँ से, और वो हो रहा है। वो शुरुआत कर हो लिया गई। जनता ने चलिए किया, आपके कांग्रेस को हटा आपके के बात किया पर है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राघवेंद्र साहब, एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है कांग्रेस की मध्य प्रदेश में। मतलब जो भी भारतीय जनता पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो भला तो भला, बुरा हो तो भी भला, ना मैं भला ना मैं बुरा। कांग्रेस कुछ नहीं करना चाहती। चुनाव आएगा तो होगा, क्या करेंगे? क्या रोज मतलब के सड़क पे जाके वो करेंगे? आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी जन यात्राएं हो रही हैं, आंदोलन के बाद शिकायतें हो रही हैं, विधानसभा में क्वेश्चन उठा रहे हैं। यात्राओं में कोई सवाल नेता ये जा है ही कि नहीं जो रहे। लोग कानों में रुई लगा के बैठे जो हैं, यात्रा- आंखों में अंधे पट्टी बांधे अरे बैठे हैं, धनोपिया उनसे क्या जी, बात करेंगे आप? धनोपिया जी, मध्य अटल प्रदेश जी की के सरकार साथ- गूंगी वाली सरकार है, ये अरे सुनने वाली नहीं है, धनोपिया जी, किसी की बात नहीं करते हैं। अरे धनोपिया सर, जी, भेजो तो सही किसी को मैं यात्रा थोड़ा सा में। रिमाइंड करा दूं, अध्यक्ष जी के साथ मैं भेजो तो रिमाइंड सही। करा देता हूं। मैं आपके चेतन में इस बात को फिर से बैठा देना चाहता हूं। आप हमेशा उसकी दुआई देते हैं। आप वो हैं जिसने 350 साल की हुकूमत, उस ब्रिटानिया सरकार जिसका सूरज नहीं डूबता था, उसके कानों की नाकों की रुई निकाल लिया आपने। आप वो लोग हैं। अब आप चूंकि नहीं करना चाहते तो कोई ये क्यों बात नहीं। निकलेगी साहब? देखिए आप मजबूर कर देंगे हम इनको भी, चिंता मत करिए आप। चलिए आपकी बात पर प्रतिक्रिया लेता हूं। राघवेंद्र साहब, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस चूंकि इंतजार कर रही है, अब ये एक्शन के लिए गोल्डन चांस का इंतजार कर रही है या फिर बाई चांस का इंतजार कर रही है, क्योंकि चॉइस तो नहीं दिख रही है आने की। मतलब कांग्रेस यहां आना चाहती है बट नॉट बाई चॉइस, बाई चांस आना चाहती है। कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाएं, कुछ ऐसा प्रकोप हो जाए जादू हो जाए, राजनीतिक। कोई जादू। हाँ, देखिए हम सब लोग कई बार बातचीत में कह चुके हैं इस बात को कि कांग्रेस क्रिकेट की भाषा में टेस्ट मैच नहीं खेलती 5 दिन वाला, वो हमेशा वनडे खेला करती थी। अब फॉर्मेट बदल गया है, अब 20-20 ओवर का मैच आ गया है, तो अब कांग्रेस 20 ओवर का मैच खेलेगी। आखिरी के जब इलेक्शन के 2 साल बचेंगे तब कांग्रेस एक्टिव मोड पर आएगी। अभी तो वो सिर्फ इस पूरी जो भी खेल चल रहा है सरकार और संगठन के बीच भाजपा का, उसका आनंद ले रही है। और ये जो उनके बयान है, जो बातचीत है माने कांग्रेस की, ये कुल मिला के आनंद जैसी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा बीजेपी अपने आप को इम्प्रूव करती है, हमेशा अपने आप को बदलती है नई परिस्थितियों के रूप में। उसको मालूम है कि अगला चुनाव जो आने वाला है उसमें एंटी इनकम्बेंसी होगी, तो जाहिर है कि वो एंटी इनकम्बेंसी जनता की सरकार के प्रति वो अलग बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं के संगठन के प्रति भी होती है। इस बारीक चीज को पकड़कर बीजेपी का संगठन उन चीजों को अभी से ठीक कर रहा है जिनको लेकर उसको चुनाव में कभी नुकसान हो सकता है। संगठन महामंत्री के मामले में अरविंद मेनन जी को लेकर कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष था। रोष से हो सकता है कि लोग इनकार करें, लेकिन कार्यकर्ता उनको एक आदर्श संगठन मंत्री तो नहीं मानते थे। उसकी वजह थी बीजेपी में जो संघ से आदमी आते हैं, जो संघ से प्रचारक आते हैं, वो बोलते कम हैं, वो सुनते ज़्यादा हैं, और जिसे कहते हैं कि एक टेक्निकल भाषा में कि वो शॉक ऑब्जर्वर की भूमिका में रहते हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को, उनके विष को खुद पीते हैं और सरकार की अच्छाइयों को प्रचारित करते हैं। इस मामले में कहीं ना कहीं संगठन महामंत्री थोड़े से कमजोर दिख रहे थे, क्योंकि उनके जमाने में 2 चुनाव हो चुके थे। जाहिर है कि कईयों को टिकट कटे होंगे, कईयों को टिकट उन्होंने दिए होंगे, तो वो जो राजी नाराजी होती है उसको लेकर भी चीज़ें चल रही थी। और वो जिस तरह से उनका कद बढ़ रहा था, जाहिर है कि मध्य प्रदेश के बाकी जो दीगर लीडर हैं वो उससे संतुष्ट नहीं हुए होंगे। तो धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, हमेशा एक आदमी दूसरे की कब्र खोदता रहता है, तो कई बार चीज़ें हमको वापस मिलती जो हम करते हैं। तो जिन चुनाव में लोगों के टिकट कटे थे वो सारे इकट्ठे हुए होंगे,
हालांकि ये हमारी काल्पनिक बात है, हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि होंगे और उसी का नतीजा है कि उनको प्रधानमंत्री की यात्रा के 2 दिन 3 दिन पहले पद से मुक्त किया गया। हालांकि ये निर्णय मैं बार बार कह रहा हूं कि पुराना होगा, उस पर अमल जिस घड़ी में हुआ है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि 2 दिन पहले ही क्यों। ये एक बातचीत है। जहां तक संगठन की बात है, बीजेपी राघवेंद्र साहब आपसे एक प्रतिक्रिया, एक विषय पर और थोड़ा आपका मैं अनुभव जानना चाहूंगा। वो ये कि जैसे आपने कहा कि कांग्रेस टेस्ट मैच नहीं खेलती है, पहले वनडे खेला करती थी, अब 2020 खेलती है। अब ऐसे ही राजनीति में भी एक और नया संस्करण आ गया है, आईपीएल, जिसमें कौन किसका खिलाड़ी है कौन पता, मतलब कब किस में कौन बिक जाए, कब किसकी तरफ कौन झुक जाए। और इस काम में कांग्रेस जो है अब पिछले 2 चुनावों में तो फेल साबित हुई है, कहीं ये आईपीएल ना कर दे भारतीय जनता पार्टी लास्ट मोमेंट पे। आपने एकदम ठीक कहा है, और मेरी जो बात थी उसको, जो अधूरी बात थी उसको आपने पूरा कर दिया जी। अब ये 2020 नहीं बल्कि आईपीएल खेल रहा है, जिसमें 4-5 खिलाड़ी विदेशी होते हैं और 4-5 खिलाड़ी देशी, 4-5 देशी होते हैं, कुछ की पैराशूट लैंडिंग होती है, कुछ को तोड़ के लाया जाता है, तो मतलब पता ही नहीं है कौन किसकी तरफ। कांग्रेस ऐसा करने लगी है, लेकिन अभी तो इनके साथ ऐसा हो रहा है, इनके खिलाड़ी अचानक दूसरी टीम में चले जाते हैं। लेकिन चुनाव के समय उस तरीके से बात कर रहे हैं। राघवेंद्र जी माफी चाहता हूं, मेरी बात तो सुन तो लीजिए आप। लेकिन ये अभी की बात है, मैंने कहा ना कि ये हमेशा चुनाव के समय एक्टिव होंगे। चुनाव के समय अभी बीजेपी जितना चाहे खेल ले, कांग्रेस परवाह नहीं करती। कांग्रेस तो उसी समय आएगी जब मैदान गर्म होगा, दर्शक आ रहे होंगे और खूब चुनाव प्रचार जोरों पर, तब देखिए आप, क्योंकि कांग्रेस पुरानी खिलाड़ी है और वो जाहिर है कि लास्ट बॉल पे छक्का मार के मैच जीत सकती है। खिलाड़ी तो कांग्रेस ताकत तो है, कांग्रेस की टीम पुरानी है, लेकिन कप्तान नया है। लेकिन अभी अगर वो बदलाव पर खुश हो रहे हैं तो ये मैं कहूंगा कि बेगानी शादी में वैसी स्थिति होगी। नहीं, वो नहीं हो रहे हैं, मैंने पहले भी क्या रहा है, खुश नहीं हो रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने पहले भी कहा, निवेदन किया आपसे, जो बात आप आईपीएल की कर रहे हैं उसके बारे में इतना कहना चाहता हूं, आईपीएल का कोई खरीदार बेचदार जो लोग होते हैं ना, वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग होते हैं। उनमें से अरविंद मैनेजर जैसे लोग होते हैं जिन्होंने खरीदा बेचा है, साफ दिख रहा है। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे जो लोग बिकाऊ थे चले गए, अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का तो जैसा हो चुका है, एक मिनट सुन लीजिए, अच्छे लोग छोड़ के ऐसा नहीं है, मतलब सब बिकाऊ हो गए साहब। भारतीय जनता पार्टी चर्चा गिर चुकी है। प्रकरण कुर्सी चाहिए, ये तरीका सत्ता चाहिए, एमएलए खरीदना है, सांसद खरीदना है। जनता की सेवा मत करिए, चमत्कार का इंतजार करिए। ऐसे जनता की सेवा मत करिए, भ्रष्टाचारी केवल चमत्कार की बात करिए। बीजेपी भ्रष्टाचारी पार्टी है। अरे वो तो भ्रष्टाचार में विश्वास करती है, भ्रष्टाचार का पर्यायवाची शब्द कांग्रेस है। अरविंद मैं कह रहा हूँ, जांच कराइए ना, क्या जांच कराइए, जांच कराइए, क्या कराइए? 1000 करोड़ से कम, अरे हम तो कहते हैं अच्छे आदमी थे, हमने उसका उपयोग किया। बहुत बेईमान आदमी, इतना पैसा इन्होंने कमाया, मतलब साहब कल्पना नहीं कर सकते। आप जांच तो कराइए। नहीं, लेकिन किस बात की जांच कराएं? आप शिकायत करिए। शिकायत है, अखबारों छपे हैं, लोगों की हत्याएं तक हो चुकी है, पता नहीं कहां लोगों की कांग्रेस हो रही है। क्या हुआ था धनोपिया साहब, मैं एक इस मामले में थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा कि क्या है, इंदौर में चौकीदार के क्या हुआ, बात है, चौकीदार काम करता क्या हुआ, उसमें सारी की जौनपुर में एक कार्रवाई हो गई, कहीं कुछ नहीं शिकायत की क्या हुआ, कितने झूठे आरोप लगाए उनके, सारे झूठे धनोपिया साहब आएगा मजा। जी जी कोई मजा नहीं आया। मैं इसमें एक बात बोलना चाह रहा हूँ जी कि आरोप भले लगाए अपन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आदमी सच्चाई कहीं नहीं मिली साहब, जो आदमी अनुपस्थित है उसको लेकर गंभीर आरोप, हाँ, मैं वही निवेदन, कार्ड पर है साहब। नहीं वो ठीक है आपका कहना, लेकिन इसके जवाब के लिए वो मौजूद नहीं है। आप कह सकते हैं ना, ये नहीं आप आप कह सकते हैं, लेकिन सब गलत बातें हैं ये सब। ना तो भाजपा मैं नाम बता रहा हूँ आपको, जौनपुर मैडम मिश्रा बेचारी डीजीपी की रिपोर्ट आई, वो बेचारी पता नहीं कहां चली गई, आज तक मशीन लगवाना चाहते हैं। इंदौर के अंदर संघ कार्यालय के अंदर जो मेरा कहना ये है, मेरा कहना ये है, मुकदमा लगवाना चाहते हैं, लगाओ ना। मेरा कहना ये है, परेशान है कांग्रेस के, लगाइए, मेरा कहना यही है, डॉक्यूमेंट है मेरे पास, दिग्विजय सिंह से लेकर के मिश्रा से लेकर सारे लोग। मेरा कहना फिर भी धनोपिया साहब, मैं चूंकि आपसे बहुत गंभीर आरोप प्रत्यारोप और गंभीर जवाबों की उम्मीद करता हूं, और आप मध्य प्रदेश के पटल पर एक गंभीर प्रवक्ता के तौर पर जाने और सुने जाते हैं। चूंकि निश्चित रूप से अगर आरोप प्रत्यारोप हैं भी, फिर भी ये मंच जो है सिर्फ बात कह देने भर का मंच नहीं है। ये तो सिर्फ एक ऐसा मंच है जिससे आप जनसंचार कर सकते हैं, लेकिन इस पर कानून अपना काम करेगा, अदालतें अपनी काम करेंगी। आपको परेशानी है, पूरी पार्टी के साथ बिल्कुल जो कर सकते हैं वो करिए। आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं प्रकाश जी, जिस प्रकार से अभी राघवेंद्र साहब ने भी कहा, धनोपिया साहब ने भी कहा कि बेकाऊ लोग चले गए, आपने कहा कि रीति और नीति से, इनकी रीति और नीति से परेशान थे, ऐसा था वैसा था। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में या पिछले कुछ समय से
इस पर्टिकुलर एक स्ट्रेटेजी को अपना लिया है जो भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र रीति नीति का कभी हिस्सा नहीं रही। इससे वो कार्यकर्ता जो कर्मठ है, मतलब जीत के लिए कहीं ना कहीं अगर उन्हें रीति नीति से वो प्रभावित थे तो उन्हें पहले 10-12 साल पार्टी में काम करना चाहिए ना। टिकट के टाइम पे ही रीति और नीतियों से कोई प्रभावित क्यों होता है? देखिए नवीन जी, ऐसा होता है कि कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं जो एक अच्छी विचारधारा को रखते हैं। अगर उनका वहां पे दम घुट रहा था और अच्छे लोग हैं, जनता की सेवा उससे अच्छी बेहतर हो सकती है अगर वो हमारे यहाँ आ जाते हैं तो उसमें क्या आपत्ति। और हमारे कार्यकर्ता सहमत है, कार्यकर्ताओं ने हाथों हाथ वहां उनको जिताया है, चुनाव वो सारे जीते हैं। हमारे कार्यकर्ता जिस हमने विधानसभा पर उनको टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मिलकर उसको चुनाव जिताया कि नहीं जिताया। अब ये मिथ्या आरोप लगाना साहब बिकाऊ थे, फलाने थे, ढिमका थे। जनता, देखिए टेस्टिंग करने का तरीका लोकतंत्र में केवल जनता होती है और वोट होता है। वो टेस्टिंग हो गई उनकी, चाहे वो नारायण त्रिपाठी जी हो, चाहे देवास के सांसद, आपने बात बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक, सारे हैं। आप खामखा आपने बिल्कुल ठीक बात कही, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि लोकतंत्र में टेस्टिंग करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ जनता होती है। आपकी बात से मैं सहमत हूं, आपकी बात से सहमत हूं मैं। इस चर्चा को मैं यहां विराम दूंगा। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के पटल पर राजनीति में जो बदलाव भारतीय जनता पार्टी के संगठन में दिख रहा है उससे निश्चित रूप से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचना स्वाभाविक था। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये उसकी सामान्य प्रक्रिया, वहीं कांग्रेस कह रही है कि कहीं ना कहीं संगठन का सत्ता के साथ ज्यादा जुड़ाव ये घटनाक्रम सामने लेकर आया है। हालांकि उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये समझ में आने लगा है जनता को, भारतीय जनता पार्टी को, कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सत्ता परिवर्तन या अन्य किसी भी बात पर सिर्फ और सिर्फ जनता ही टेस्टिंग करने के लिए एकमात्र विकल्प है, जनता का ही टेस्टर काम करता है। लेकिन अगर इस टेस्टर की बात करें पूरे राष्ट्रीय पटल पर, तो इस टेस्टर के टेस्ट में तो कोई भी सफल नहीं है। मध्य प्रदेश में भले ही भारतीय जनता पार्टी काबिज हो, लेकिन बिहार में टेस्टर, जनता के टेस्टर ने बीजेपी को भी नकार दिया है। तो जनता का टेस्टर, राजनीतिक टेस्ट, सब कुछ बहुत ही गूढ़ है। समझना होगा इस देश की पार्टियों को, राजनेताओं को, कि कहीं ना कहीं जनता के मानस को, जन विकास को, जन धारणाओं को जब तक वो संजीदा होकर नहीं सुनेंगे, समझेंगे, तब तक जनता के टेस्टर में आने वाले करंट का पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।